डीएस नॉलेज क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कोशिका भाग दूसरा पढ़ने जा रहे हैं। कोशिका भाग एक में हमने कोशिका और कोशिका का परिचय पढ़ा था। आज हम इस भाग दो में कोशिका सिद्धांत, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर, पादप एवं जंतु कोशिकाओं में अंतर पढ़ेंगे। कोशिका सिद्धांत जर्मन वनस्पतिक मैथियास क्लाइडेन ने 1838 में पादपों में ऊतकों का अध्ययन किया और ये निष्कर्ष निकाला कि ऊतकों का निर्माण कोशिकाओं से होता है। इन्होंने महान बॉटनिस्ट थे और इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जितने भी पादपों के ऊतक बने होते हैं वो सब कोशिकाओं से बने होते हैं। जर्मनी के दूसरे एक वैज्ञानिक थियोडोर स्वान, उन्होंने उसी समय 1839 में जंतु ऊतकों का अध्ययन किया, पादप ऊतकों का अध्ययन किया और ये पाया कि दोनों कोशिकाओं का आंतरिक जो संगठन होता है, यानी पादप कोशिका का आंतरिक संगठन और जंतु कोशिका का आंतरिक संगठन, वो लगभग समानता प्रदर्शित करता है। तो इसके बाद में इन दोनों वैज्ञानिकों ने सामूहिक रूप से निष्कर्ष पर पहुंचकर बताया कि पादप और जंतुओं के शरीर कोशिकाओं एवं उनके उत्पादों से बने होते हैं। इसे कोशिका सिद्धांत नाम दिया। इन्होंने ये कहा कि पादप हो या जंतु हो, इनके जो शरीर बना होता है वो कोशिकाओं का और उनके उत्पादों का बना हुआ होता है। इसी को इन्होंने कोशिका सिद्धांत नाम दिया। ये आपको एक कोशिका का चित्र दिखाया हुआ है। इसके बाद में 1855 में रुडोल्फ विर्चोव ने बताया कि नवीन कोशिकाओं का निर्माण अपनी पूर्व कोशिकाओं से होता है। किससे होता है? पूर्व कोशिकाओं से। और ये कोशिका के अध्ययन के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुआ कि भाई नई कोशिकाएं कैसे बनती है। और उस पर इन्होंने कहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। महान पैथोलॉजिस्ट, जिन्हें फादर ऑफ पैथोलॉजिस्ट भी रुडोल्फ विर्चोव को कहा जाता है, इन्होंने रोग के इलाज के क्षेत्र में, पैथोलॉजी के क्षेत्र में बहुत महान कार्य किए, इसलिए इन्हें फादर ऑफ पैथोलॉजी भी कहा जाता है। बाद में नेगेली 1846, रुडोल्फ विर्चोव 1855, इन्होंने नए रूप में कोशिका सिद्धांत दिया। जब ये पता लग गया कि नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है तो एक नया कोशिका सिद्धांत दिया। उसके अनुसार सभी जीव कोशिकाओं तथा उनके उत्पादों से बने होते हैं। नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है। कोशिका सजीव की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका में जीव के आनुवंशिक गुण निहित होते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि कोशिका में आनुवंशिक गुण निहित होते हैं। आनुवंशिक गुण क्या होते हैं? जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और उनको ले जाने का काम कौन करता है? जो आनुवंशिक, जैसे डीएनए, आरएनए होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका में। पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन के सातत्य का संचालन कोशिका द्वारा होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी में जो जीवन जाता है वो कोशिकाओं के द्वारा जाता है। किसी भी जीव का जो बना होता है कोशिका से ही बना होता है। इसके बाद में प्रोटोप्लाज्म सिद्धांत दिया मैक्स सुल्ज ने 1861 में, और उन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव का जो सजीव भाग है वो प्रोटोप्लाज्म होता है। यानी प्रत्येक जीव है जो कोशिका के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है वो होता है। और ये कोशिका होती है, ये मात्र इसका संग्रह क्षेत्र है, यानी इसको कलेक्ट रखने का काम करती है। जो कोशिका झिल्ली द्वारा प्रोटोप्लाज्म को चारों ओर से घेरे रखता है। केंद्रक भी इसमें निहित होता है। इसके बाद में जीव सिद्धांत आया, जो महान वैज्ञानिक सेक्स 1874 में प्रतिपादित किया, और उन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव एक इकाई की तरह कार्य करता है, जिसमें प्रोटोप्लाज्म की निरंतर संहति अपूर्ण रूप से कोशिकाओं में विभक्त रहती है। और आधुनिक शोधों में ये पता लगा है कि कोशिका एक उच्च स्तरीय व्यवस्थित, यानी इसके अंदर बहुत ही व्यवस्थित रूप से बहुत से कोशिकांग अंगक व्यवस्थित रहते हैं, इसलिए इसे एक आणविक कारखाना कहा जा सकता है, जिसमें बहुत सी चीजें सिस्टेमेटिक रूप से कार्य करती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में
प्रोटोप्लाज्म सिद्धांत, जीव सिद्धांत, रुडोल्फ विर्चोव का सिद्धांत, थियोडोर स्वान के सिद्धांत, इनके सबसे सामूहिक निष्कर्ष ये निकला कि सभी जीव कोशिका और कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है, परंतु इन सबके सिद्धांत भी वायरस पर लागू नहीं हुए। वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। वायरस की संरचना को कोशिका सिद्धांत से नहीं समझाया जा सकता, अतः इनको इनका अपवाद भी कहा जा सकता है। बहुत से परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत का निम्न में से अपवाद है, जिसमें जीवाणु दे दिया, वायरस दे दिया, पादप दे दिया, जंतु दे दिया, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। दूसरा यह भी पूछा जा सकता है कई बार प्रश्न कि वायरस पर या विषाणु पर कोशिका सिद्धांत क्यों नहीं लागू होता, क्योंकि इनमें स्वतंत्र विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। अभी हाल ही में इस वायरस जनित कोविड-19 जो बीमारी चल रही है वो वायरस जनित बीमारी है, और चूंकि इसमें विभाजन कब होता है, जब दूसरी जीवित कोशिकाओं में ये पहुंच जाता है, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से जब निर्जीव पर पड़ा रहता है तब इसमें कोई विभाजन नहीं होता, पर जैसे ही किसी सजीव के अंदर पहुंचता है इसमें विभाजन शुरू हो जाता है। विशेषकर कोविड-19 में जो है मनुष्य के अंदर जब पहुंचता है तब विभाजन होता है। इनमें सामान्यतः केवल एक केंद्रक अम्ल डीएनए या आरएनए पाया जाता है। वायरस होता है, इसमें या तो डीएनए मिलेगा या आरएनए मिलेगा, जबकि जो सामान्य कोशिका होती है, सामान्य जीव की कोशिका होती है, उसमें डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं, इसलिए इन पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता। अब हम ये बात देखते हैं कि पूरे सजीव, चाहे वो पादप हो, चाहे जंतु हो, चाहे एक कोशिकीय अमीबा हो, चाहे बहुकोशिकीय मनुष्य हो, सब की सब कोशिकाओं से बने होते हैं। तो प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक इकाई कोशिका हो गई। समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह ऊतक बनाते हैं, यानी समान जो कार्य करने वाली होती है उनका एक समूह बन जाता है, उनसे बन जाते हैं ऊतक। फिर समान कार्य करने वाले जो ऊतक हैं वो मिलकर के बना लेते हैं अंग, और जो अंग आपस में मिलकर के तंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, प्रजनन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र आदि तंत्र का निर्माण होता है, और इन सब तंत्रों से मिलकर के एक शरीर का निर्माण हो जाता है। तो कोशिका, कोशिकाओं से मिलकर ऊतक, ऊतकों से मिलकर अंग, अंग से मिलकर तंत्र, और तंत्रों से मिलकर शरीर का निर्माण होता है। इस प्रकार कोशिका द्वारा एक शरीर का निर्माण हो जाता है। आगे हम कोशिका के अंदर अब अपन बताएंगे आगे आपको कि भाई किस प्रकार से पादप कोशिका है, किस प्रकार से जंतु कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका है। तो कोशिका के प्रकार मुख्य रूप से दो होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल फर्स्ट सेल टाइप ऑन अर्थ, यानी इस अर्थ पर सबसे पहली कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रो यानी प्राथमिक, कैरियोटिक यानी जीव, प्राथमिक कोशिका है ये। और सेल टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड आर्किया, आर्किया बैक्टीरिया है वो इस पृथ्वी पर ऐसा माना जाता है कि प्रथम है सजीव जो इस पृथ्वी पर आया, उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और दूसरा एक यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक में अंतर, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक की जो कोशिका होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बहुत महत्वपूर्ण अंतर है कि प्रोकैरियोटिक में आद्य केंद्रक पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर पूर्ण विकसित केंद्रक उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में कोशिका विभाजन असूत्री प्रकार का होता है, यानी समान नहीं होता, जबकि कोशिका विभाजन यूकैरियोटिक के अंदर अर्धसूत्री और समसूत्री प्रकार का होता है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रिका अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रिका उपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है और यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। बहुत सी जगह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की यही परिभाषा दी है कि जिसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है वो प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं, और जिनमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है वो यूकैरियोटिक कहलाते हैं। प्रोकैरियोटिक में केंद्रिका सेंट्रियोल अनुपस्थित होती है और
यूकेरियोटिक में केंद्रिका और सेंट्रियोल उपस्थित होती है। उदाहरण नीले हरे शैवाल और यूकेरियोटिक के उदाहरण हैं पादप, जंतु आदि। इसके बाद है जंतु और पादप कोशिकाओं में प्रमुख अंतर। कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट अंतर है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में। ये हम छठी क्लास से लेकर के और 12वीं क्लास तक में इनका अध्ययन करते हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में। केंद्रक जो जंतु कोशिका होती है इनमें केंद्रक कोशिका के मध्य में पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका के अंदर केंद्रक परिधि के पास पाया जाता है, क्योंकि इसमें जो रिक्तिका होती है बीच में, वैक्यूल्स जिसको कहते हैं, वो बड़ी होती है, जिसके कारण केंद्रक परिधि की ओर चला जाता है। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। लवक, हरित लवक नहीं पाया जाता जंतु कोशिका में, और पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जिसके कारण से इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु कोशिका में केंद्रक का उपस्थित रहता है, जबकि पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में जो भोजन होता है, जो कार्बोहाइड्रेट है, वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है, जबकि पादप कोशिका में भोजन स्टार्च के रूप में संचित होता है। तो आज हमने ये यहाँ तक पढ़ा। अगले भाग में कोशिका की संरचना, कोशिका के प्रमुख भाग का अध्ययन अगले भाग 3 में करेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।